हाय बच्चों, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द डेडिकेटेड चैनल फॉर सीबीएसई क्लास 9 जिसका नाम है सीबीएसई क्लास 9 टॉपर। मैं शुभम पाठक आपको 4 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। ये चैनल बहुत रिसेंटली ओपन किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ इस चैनल पे जो आपको वन शॉट लेक्चर्स मिल रहे हैं, चाहे वो एसएसटी के हैं, बायोलॉजी के हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। इससे अच्छे लेक्चर्स क्लास 9 के पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। सो इस चैनल को आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि कंप्लीटली क्लास 9 का चैनल है। जो भी वीडियो आएगी वो क्लास 9 के लिए ही आएगी, और जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो सब्सक्राइब करके तो यूट्यूब आपको नोटिफाई करता है जब भी कोई वीडियो आ रही होती है। तो ताजी ताजी देखोगे, बासी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एनीवे, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9 की ज्योग्राफी का ड्रेनेज चैप्टर। ड्रेनेज चैप्टर्स में हम देश की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय कंग्रेचुलेटिंग द विनर्स ऑफ द लास्ट चैप्टर। तो हमने नाजिदम चैप्टर लास्ट पढ़ा था। एक्चुअली जो बच्चे नए होने में बता दूं, इस चैनल पे जब भी मैं वन शॉट वीडियो डालती हूँ ना, तो उस पे मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चंस के जो बच्चे सबसे सही और सबसे जल्दी आंसर देते हैं ना, उनका नाम मैं अगली क्लास में अनाउंस करती हूँ। तो लास्ट में हमारी क्लास में, लास्ट क्लास नाजिदम में, हमारे सारे के सारे विनर्स जो है यहाँ पे गर्ल्स हैं। गर्ल्स, वेरी नाइस, यू गाइस आर डूइंग। सानवी, स्वाति एंड गीता, कंग्रेचुलेशंस। आपने सही आंसर भी दिए थे और सबसे पहले भी दिए थे। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूं, सो डोंट फॉरगेट कि आज की क्लास में जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी, वो होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट्स में देना है बच्चा, चैट में नहीं देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ड्रेनेज। नाउ ड्रेनेज से जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नाला आता है, सीवेज आता है, बट एक्चुअली ड्रेनेज चैप्टर में हम सीवेज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। और एक नदियों का जो रास्ता होता है ना, जो भी लेंथ एक नदी कवर करती हुई चलती है, उसको एक्चुअली ज्योग्राफी में ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। सो बेसिकली द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। अच्छा, रिवर और रिवर सिस्टम दो अलग चीजें होती हैं। नॉर्मल रिवर बोल रहे हो आप तो एक आप पर्टिकुलर नदी की बात कर रहे हो। जब आप रिवर सिस्टम बोल रहे हो तो आप रिवर से निकली हुई ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की भी बात कर रहे हो। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज की भी बात कर रहे हो। नाउ ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है बच्चा? ट्रिब्यूट मतलब कंट्रीब्यूट करना किसी चीज में। तो छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो अपना पानी ना बड़ी नदियों में डालती हैं, और बड़ी नदियां बाद में जाके अपना पानी समंदर में डालती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे यमुना जो है गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसे आप ट्रिब्यूटरी बोलते हो, क्योंकि वो छोटी नदी इंडिपेंडेंटली बह रही थी, लेकिन उसने अपना सारा पानी किस में डाल दिया? गंगा में डाल दिया। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है जब मेन नदी का पानी बटता है। जब मेन नदी की स्पीड धीरे होती है ना, तो उसका पानी जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में बट जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ट्रिब्यूटरीज हो गई वो वाली नदियां जो अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं मेन रिवर में, और डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई वो वाली नदियां जो अपना पानी मेन रिवर में से निकाल के बनती हैं। ठीक है जी। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और मेन रिवर, ये तीनों तरीके की नदियों को जब आप मिक्स करके बोलते हो तो आप बोलते हो रिवर सिस्टम। और एक रिवर सिस्टम कौन कौन से एरिया में जा रही है, कहां कहां उसका पानी जा रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरी का, डिस्ट्रीब्यूटरी का, मेन रिवर का, ऑल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर ड्रेनेज बेसिन। समझ आया ना? An elevated area such as mountain or an upland which separates two drainage basin is known as water divide. नाम से ही पता चल रहा है, वाटर मतलब कि पानी, डिवाइड मतलब जो पानी को सेपरेट करे, राइट? सो आपको पता है कि पानी क्या करेगा कि नीचे वाले एरिया से जाएगा। पानी को जब भी बहाओगे, कोई नाली बनी हुई है तो नाली में से जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, है ना? पानी की क्वालिटी होती है। सो नाउ पानी नीचे वाले लो लाइंग एरिया से जा रहा है और दूसरी नदी दूसरी साइड से जा रही है। एक नदी एक लो लाइंग एरिया से चली गई, दूसरी नदी दूसरी लो लाइंग एरिया से चली गई। अब बीच में जो हाई लैंड आया, मतलब जरूरी नहीं है कि वो माउंटेन्स हो, अगर उसका एलिवेशन का मतलब अगर उस लैंड की हाइट इस वाले एरिया से ज्यादा है तो वो अपने आप हाई लैंड बन गया, है ना? सो उस हाई लैंड को बोला जाता है वाटर डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अंबाला इज वाटर डिवाइड। इंडस नदी और गंगा के बीच का वाटर डिवाइड है। अब अंबाला में कोई पहाड़ पुहूड़ नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा जहां से बह रही है वो थोड़ा लो लाइंग एरिया है, इंडस जहां से बह रही है वो लो लाइंग एरिया है, बीच में बढ़ रहा है हमारा अंबाला जो थोड़ा सा हाइट पे है ना भाई? तो व्हाट इज वाटर डिवाइड? एक ऐसा एरिया जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को बीच में डिवाइड करता है, ताकि उन दोनों का पानी मिले ना, ताकि जो ये दोनों नदियां सेपरेट रहें, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो ये जो एक स्क्रीन पे आपने दो सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये बोर्ड एग्जाम कह रही हूँ, फाइनल एग्जाम्स में आपके 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हल्के में मत लेना। चलो अब डिस्कस करते हैं हमारी मेन नदियां। ड्रेनेज चैप्टर में हमारी इंडिया की ज्योग्राफी में जितनी नदियां आती हैं उन्हें बेसिकली 2 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 2 नदियां नहीं है बच्चा, ये 2 कैटेगरीज हैं।
पहली कैटेगरी है हिमालयन नदियों की, दूसरी कैटेगरी है पेनिनसुलर नदियों की। नाम से ही पता चल रहा है हिमालयन नदियां कहाँ पाई जाएंगी, हिमालयन एरिया में पाई जाएंगी। जहां पे पहाड़ है वहां की बात हो रही है। पहाड़ आपके नॉर्थ ईस्ट में भी है तो ब्रह्मपुत्रा की भी बात हो रही है, पहाड़ आपके नॉर्थ में भी है तो गंगा और इंडस की भी बात हो रही है। तो हिमालयन एरिया की नदियों को हमने यहाँ पे हिमालयन नदियां बोल दिया। पेनिनसुलर इंडिया, फिजिकल फीचर्स में आप पढ़ते हो ना पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि सदर्न इंडिया जो है, सदर्न इंडिया की नदियों को आपने पेनिनसुलर रिवर्स बोल दिया ना। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो पेरिनियल होती हैं बच्चा। पेरिनियल का मतलब होता है कोई चीज जो इटरनली चलती रहती है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो हिमालयन नदियों का पानी कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया पानी खत्म? क्योंकि हिमालयन नदियां जो है ग्लेशियर से निकलती हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं और नदियों में पानी आता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि नदियों को रेनी सीजन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इनमें हमेशा आपको पानी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, वो आपकी पेरिनियल नहीं होती हैं, वो रेनफॉल डिपेंडेंट होती हैं। जब बारिश आती है तो उनमें पानी बढ़ जाता है, जब बारिश कम होती है तो ये नदियां सूखी भी देखने को मिलती है। हिमालयन नदियां ग्लेशियर से आती हैं, जैसे कि मैंने बताया। पेनिनसुलर नदियां ग्लेशियर से नहीं आती, इनका अलग अलग सोर्स होता है। हिमालयस पे भाई ग्लेशियर मिलते हैं तो ये ग्लेशियर से पैदा होती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से, वहां इनका सोर्स है। लेकिन पेनिनसुलर नदियों का अलग अलग सोर्स है, कोई झरने से आती है, कोई लेक से आती है, कोई दूसरी बड़ी नदी से आती है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। हिमालयन नदियां जो है वो लंबी होती है यूजली, इनका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो लंबा होता है यूजली, ज्यादा ट्रिब्यूटरीज होती है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। पेनिनसुलर नदियों की लेंथ यूजली हिमालयन नदियों से काफी कम होती है, इनकी ट्रिब्यूटरीज का नंबर भी काफी कम होता है। ऑब्वियसली ना, ट्रिब्यूटरी ज्यादा होती तो मेन नदी में ज्यादा पानी आता, मेन नदी में ज्यादा पानी आता तो वो ज्यादा एरिया पे फ्लो करती, बट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कम है। हिमालयन नदियां क्या है, परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन। अब ये जो है पहाड़ों से आती है, ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर से हिमालय के बीच में से निकल रही है नदियां, तो ये पहाड़ों से आ रही हैं। और पहाड़ों से आ रही है तो वहां पे बहुत इरोजनल एक्टिविटी करती है। आप देखो ना भाई, पहाड़ के बीच में जो जगह होती है वो बहुत पतली पतली होती है। जब पतले एरिया से खूब सारा पानी निकलेगा तो वो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, है ना, क्योंकि उसको धक्का मुक्की करके निकलना पड़ रहा है। ज्यादा एरिया में, खुले एरिया में पानी निकलेगा तो स्लो शांत तरीके से निकलेगा। अब क्योंकि पहाड़ों से आती है तो ये बहुत स्पीड में आती हैं, इनका बहाव बहुत तेज होता है, और इनके रास्ते में जो भी आता है, कोई पेड़ आया, कोई गाड़ी आई, कोई पहाड़ के पत्थर आए, ये सब अपने साथ बहा के ले आती हैं। यानी कि बहुत आतंक मचाते हुए आती हैं ये नदियां, इरोजन मचाते हुए आती हैं। पेनिनसुलर नदियां यूजुअली इतना ज्यादा इरोजन नहीं दिखाती हैं जितना हिमालयन नदियां दिखाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए ब्रॉड दो कैटेगरीज हमारी नदियों की। अब बच्चा हम एक एक करके एक एक नदी पढ़ेंगे इंडिया की, और आज ही की क्लास में सारा रट्टा लगा के याद करके जाएंगे, एमसीक्यूज करके जाएंगे। बट उससे पहले एनसीईआरटी में जो 2-3 शब्द दिए हुए हैं उनका मैं आपको मतलब बता दूं। बच्चा ये रट्टा लगाने की बात नहीं है, आपको डेफिनेशंस का रट्टा नहीं लगाना है। ज्योग्राफी का चैप्टर है, आपको सिर्फ समझना है कि किस चीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मियांडर। कभी कभी होती है ना कि नदी का ऐसा चैनल बनता है कि वो बहुत शार्प यूटर्न लेती है। आपने सड़कें भी देखी होंगी, सड़कें भी कभी कभी बहुत यूटर्न लेती हैं। वैसे ही नदी का कभी कभी फ्लो ऐसा होता है कि वो बहुत शार्प यूटर्न लेती है। तो इसी शार्प यूटर्न वाली नदी को बोला जाता है मियांडर। सो मियांडर इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ रेगुलर कर्व्स। मतलब कि इसको एक मियांडर बोल दूंगी, इसको एक मियांडर बोल दूंगी, इसको एक मियांडर बोल दूंगी। सो दीज शार्प यूटर्न्स दैट अ रिवर टेक्स आर मियांडर। ठीक है, आया समझ? अब कभी कभी क्या होता है, ओवर द इयर्स, एक साल की बात नहीं कर रही हूं मैं, बहुत सारे सालों में कभी कभी नदी बहती बहती आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। और आपको पता होगा कि नदी जब बहती है तो अपने साथ छोटे 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 कण लेके आती है। जो भी उसके साथ मिट्टी आ रही होती है, सिल्ट आ रहा होता है, वो नदी के रिवर बैंक्स पे जमता रहता है और नदी जो है आगे बहती रहती है। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स तो बने ही ऐसे हैं। तो कोई भी नदी आती है तो अपने बैंक्स पे क्या लाती है, मिट्टी लेके आती है। मान लो यहाँ पे भी मिट्टी इकट्ठी हो गई, यहाँ पे भी मिट्टी इकट्ठी हो गई, और देखते ही देखते कुछ सालों में ये वाला जो हिस्सा है वो मेन नदी के रिवर चैनल से अलग हो गया। ओवर द इयर्स नेचर ने ऐसा कमाल दिखाया कि एक मियांडर जो है मेन नदी के चैनल से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी रेत वेत आ गई तो यहाँ पे थोड़ा लैंड बन गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब इस वाले हिस्से को जो मियांडर के रास्ते से अलग होके एक अलग वाटर बॉडी बन गई है, इसे तुम बोलोगे बच्चा ऑक्सबो लेक। क्या बोलोगे? ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कुछ ऐसे बनती है, मियांडर होता है, मियांडर का एक हिस्सा अलग हो जाता है क्योंकि बीच में रेत आ जाती है, और दैट लेक इज टर्म्ड एज ऑक्सबो लेक। ठीक है, मियांडर ऑक्सबो लेक अच्छे से समझ आया। अब चलो आगे चलते हैं, गॉर्ज की बात करते हैं। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज का मतलब है पतली पतली संकरी पहाड़ी गलियां। पहाड़ों के बीच में देखो वैली होती है, बहुत बड़ी वैली है तो वहां शिमला जैसे शहर बन जाते हैं। लेकिन अगर बहुत कम
जगह है, संकरी जगह है, पतली नैरो जगह है पहाड़ों के बीच में से, जहां से नदी को धक्का मुक्की करके बाहर निकलना पड़ रहा है, तो उस संकरी जगह को तुम बोलते हो बच्चा गॉर्ज। तो गॉर्ज इज अ नैरो वैली विद स्टीप रॉकी वॉल्स। अब बिल्कुल पथरीली होती है दोनों साइड से, क्योंकि इसमें इतनी जगह ही नहीं बनी ना कि थोड़ी सी चौड़ी हो सके, थोड़ी सी क्लीन हो सके, थोड़े से इसके एजेस जो है थोड़े कम शार्प हो सके, नहीं, ये बहुत पतली है। तो दिस इज वेरी वेरी नैरो, और यहाँ से जब पानी अक्सर निकलता है तो थोड़ा गुस्सैल तरीके से निकलता है, थोड़ी हाई स्पीड के साथ निकलता है, ठीक है। देन वी हैव डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा जैसे है हमारा, जहां पे हमारा नेशनल एनिमल देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, ये सुंदरबन डेल्टा जैसे डेल्टास होते क्या है? एक्चुअली जब नदी बहती बहती आती है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपकी एनर्जी फुल ऑन होती है, आपको लगता है पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म कर देंगे। 1 घंटा पढ़ते हो, थोड़ी एनर्जी कम होती है, 2 घंटा पढ़ते हो और एनर्जी कम होती है, 3 घंटे बाद तो टाटा फिस के अब नहीं पढ़ रहे यार, अब तो कल पढ़ेंगे, एनर्जी कम हो जाती है। सिमिलरली कोई भी नदी जब अपने सोर्स से आती है तो उसके पास बहुत पानी होता है, बहुत एनर्जी होती है बहने की, लेकिन जैसे 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 वो समंदर के पास आ रही होती है ना, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है। और जैसे जैसे जब आप स्टीप हाइट से आते हो, वो वाला झूला देखा है ना, जो झूला ऐसा होता है, ऊपर से आते हो स्विंग करके, बड़ी तेज स्पीड होती है। ऐसे ही पहाड़ों पे हमारी नदियों की स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पे स्लोप होती है। लेकिन जब प्लेन एरिया पे आ जाती है ना, बिल्कुल बंगाल टाइप के प्लेन एरिया पे, वहां पे ना नदी बिल्कुल स्लो हो जाती है, और जब नदी स्लो हो जाती है तो नदी फैलने लगती है। ग्लास का पानी देखा है? ग्लास का पानी ग्लास में होता है तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन जैसे ही ग्लास का पानी जमीन पे फेंकोगे, फेंकना मत भैया, मम्मी मारेगी, लेकिन जैसे ही जमीन पे फेंकोगे पानी क्या होता है? फैल जाता है। वैसे ही हमारी नदी जैसे ही प्लेन एरिया पे समंदर के पास आती है, फैलने लगती है, और जब वो फैलने लगती है तो उसका पानी इस तरीके का चैनल बना लेता है, और बीच बीच में ऑब्वियसली पानी क्या लाता है? रेत लाता है अपने साथ, तो रेत इकट्ठी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। जैसे गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में अपने आप को समर्पित करने जा रही होती है, तो उससे जस्ट पहले बहुत सारे ऐसे रेतीले टीले बनाती है, और इन्हीं रेतीले ब्रेडेड चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो व्हाट इज अ डेल्टा? अ डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड जो कि रिवर के माउथ पे बनता है, जहां पे रिवर बहुत स्लो मूविंग हो जाती है। रिवर का माउथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं से रिवर जो है समंदर में बस जाएगी, ठीक है। और ये बनता कैसे है? क्योंकि नदी जब बहते 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 ओवर द ईयर्स बहुत सारी अपने साथ रेत डाली होती है, और बहता हुआ पानी ये रेत लेके समंदर में नहीं जाएगा, रेत पीछे छोड़ के ही जाएगा, अपने बैंक्स पे छोड़ के जाएगा। तो वही बैंक्स पे रेत के इकट्ठे होने की वजह से डेल्टा बन जाता है। तो हमने बच्चा मियांडर सीखा, ऑक्सबो लेक सीखी, डेल्टा सीखा, और हमने गॉर्ज सीख लिया। अब आगे चलते हैं, एक और छोटी सी चीज है, एस्टुरी क्या होता है? Estuary is a partially enclosed coastal water body where fresh water from the rivers and the stream mixes with the salt water from the ocean. भैया नदी जा रही है समंदर के पास, अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि सब नदियों में एस्टुरी दिखेगा या सब नदियों में डेल्टा दिखेगा, हर नदी अलग अलग तरीके का कैरेक्टर दिखाती है। कोई नदी है मान लो समंदर में मिलने जा रही है, ये हमारा बड़ा सा समंदर है, नदी जा रही है मिल रही है, अब नदी हो गई बहुत स्लो, बहुत स्लो, समंदर में भी लहरें आती रहती है, समंदर का भी पानी यहाँ जाता रहता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया बन गया जहां समंदर का भी पानी है, ब्रैकिश वाटर भी है, और आपको वहां पे फ्रेश वाटर भी दिख रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे संगम हो रहा है, सागर का खारा पानी और नदी का साफ पानी दोनों आपको सेम जगह पे देखने को मिल रहे हैं, उसे आप बोलते हो एस्टुरी। समझ आया? एस्टुरी पार्शियली एनक्लोज्ड होता है ये। जैसे ये है एस्टुरी, यहाँ पे समंदर का भी पानी आ रहा है, यहाँ से नदी का भी पानी आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया बन गया इसमें मिक्स पानी है, दिस इज योर एस्टुरी। ओके, सारे कॉन्सेप्ट अब हमें समझ आ गए हैं। अब हम फाइनली चल सकते हैं अपनी नदियों पे। पहली नदी जो है हमारी इंदु नदी, जैसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडस रिवर। मेन हमारी हिमालयन नदी है, लेंथ इसकी बहुत लंबी है, ये निकलती है तिब्बत से। बच्चा इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है तिब्बत। तिब्बत में हमारे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तिब्बत में एक बहुत सुंदर लेक भी है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के बगल में से निकल रही होती है इंडस नदी आपकी, तो इंडस निकल रही है मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत से। फिर ये क्या करती है? ओके, ये देखो, यहां से निकली इंडस, यहां से निकली। अब इंडस कौन से डायरेक्शन में जा रही है? यहाँ पे डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। कहीं पे भी डायरेक्शन बनाओगे यही डायरेक्शन बनेगी। तो इसने कौन सा डायरेक्शन ली? इसने डायरेक्शन ली नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि ये वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करते 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 लद्दाख वाले रीजन से क्या करती है? इंडिया में एंट्री मार लेती है, इंडिया में चली गई जी।
इंडिया में ये लद्दाख से गिलगिट वाले एरिया में भी जाती है, बलूचिस्तान वाले एरिया में भी जाती है, ठीक है। गिलगिट जो हमारा कश्मीर में पड़ता है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये वो वाले एरिया को कवर करती 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 फाइनली जो है कश्मीर से निकलने की कोशिश कर रही होती है। अब जब तक ये कश्मीर में होती है ना, इसकी 3 दोस्तें इससे मिलने आती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब दोस्तें, सहेलियां। इसकी 3 दोस्तें कश्मीर में इससे मिलने आती है, जिनका नाम है जस्कर, नुब्रा और हुंजा एंड श्योक। श्योक बहुत छोटी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका भी नाम दिया हुआ है, तो 4 याद कर लो, ठीक है। क्या क्या हुआ? जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ये 4 दोस्तें आई मिलने हमारे इंडस से कश्मीर के अंदर। अब फाइनली गिलगिट और बलूचिस्तान कैरी करके पहाड़ों से नीचे उतरती है, पहाड़ों से नीचे उतरती है हमारी इंडस, और मिठानकोट के पाकिस्तान में जब पहुंचती है, अब वो इंडिया से निकल गई, वो तिब्बत से आई, इंडिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में निकल गई। एक्चुअली इसका ज्यादातर पानी पाकिस्तान में ही फ्लो करता है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट वाले एरिया में जब ये होती है ना, तो इसे अपनी और सहेलियां मिल जाती हैं। ये सहेलियां जो है हमारे इंडस की पंजाबी सहेलियां। कौन सी सहेलियां? पंजाबी सहेलियां। आपको पता है ना, पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें 5 आब हैं, 5 नदियां हैं, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, कोई रह गई क्या? झेलम। हाँ, ये पांचों की पांचों पंजाबी दोस्तें इसकी मिठानकोट पाकिस्तान में से मिलती हैं। ये भी हमारे पंजाब एरिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। तो ये मिल गई मिठानकोट में, ठीक है जी। अभी तक कश्मीर में मिल गई थी 4 दोस्तें, 5 दोस्तें और मिल गई, 9 ट्रिब्यूटरीज मिल गई इंडस को। अब मिठानकोट से आगे जाती है हमारी इंडस, और धीरे धीरे कौन से डायरेक्शन में जा रही है? यहां से अगर तुम देखोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है साउथ। तो इंडिया में जब एंटर कर रही थी तो वेस्ट डायरेक्शन से की थी। अब ये पहाड़ों से नीचे उतर के एटॉक वाले रीजन से जैसे ही नीचे उतरी है, साउथ में आ गई है, ठीक है। अब ये साउथवर्ड फ्लो करती है और अरेबियन सी को, कराची के ईस्ट डायरेक्शन में छोटा सा एक एरिया पड़ता है जहां पे बेसिन बनाती है, और बेसिन बना के खुद को अरेबियन सी में तब्दील कर देती है। बिल्कुल क्या कर देती है? मिक्स कर देती है। इसकी लेंथ बच्चा 2900 किलोमीटर है। हमारे इंडिया में सिर्फ इसका 33% हिस्सा देखने को मिलता है, बाकी सारा मोस्टली जो इसका हिस्सा है वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इसीलिए 1960 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी पाकिस्तान के साथ, ताकि हम पानी जो है इसका डिवाइड कर पाए। इंडस का अभी भी ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है, इंडिया को कम मिलता है, लेकिन जो वो पानी मिलता है उससे हम पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन करते हैं। ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, सिर्फ एक वर्ड तो मैंने इरिगेशन बता दिया है, लेकिन प्लीज इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर करिएगा। चलो एक बार और रिवाइज कर ले जल्दी से, ताकि यही याद हो जाए। निकली कहां से? तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास से। गई कहां? वेस्ट डायरेक्शन में, लद्दाख पहुंची, इंडिया में मार ली एंट्री। अब इंडिया में बहती गई पहाड़ों पे इंडिया का गिलगिट एरिया कवर किया इसने। कश्मीर से निकलने से पहले अपनी 4 दोस्तों से मिली, फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से गई, फिर वहां से पहाड़ों से नीचे उतर गई भाई। अब पहाड़ों से नीचे उतर के मिठानकोट पाकिस्तान में पंजाबी दोस्तों से मिली, फिर साउथ की डायरेक्शन ली इसने और अरेबियन सी में खुद को मिक्स कर लिया। दिस इज योर Indus River. Now second river, which is the holy river for all the Hindus in our nation, is known as गंगा रिवर। गंगा नदी, जिसको एक बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है हमारे धर्मों में, वो गंगा नदी जो है एक ऐसे ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम ही गंगा नदी के ऊपर है, गंगोत्री ग्लेशियर। अच्छा, जब ये गंगोत्री से निकल रही होती है तब ये गंगा नहीं कहलाती है, तब ये कहलाती है बच्चा भागीरथी। क्या कहलाती है? भागीरथी। अब भागीरथी गंगोत्री से निकली और पहुंची देवप्रयाग। कहां पहुंची? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पे है? उत्तराखंड में। अब जब ये देवप्रयाग में पहुंची ना, तो इसे अपनी एक सहेली मिल गई। उस सहेली का नाम था अलकनंदा। क्या नाम था? अलकनंदा। कहां गया भैया? यमुनोत्री ग्लेशियर है तो। ओह, कन्नौज, इलाहाबाद, गंगा यहाँ पे दिखाया नहीं है क्या? हाँ, यहीं पे मिल जाती है बच्चा। ये यहां से निकली भागीरथी, यहां से आ रही थी अलकनंदा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग भी पहाड़ों पे पड़ता है। देवप्रयाग में इसे मिल गई अपनी एक सहेली। फिर वहां से बहती बहती आई, पहाड़ चल रहे थे अभी तक, देवप्रयाग, ऋषिकेश, वो सारे पहाड़ चल रहे थे। जैसे ही हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार से पहाड़ खत्म हो जाते हैं, हरिद्वार से प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो हरिद्वार इज द एरिया जहां पे ये फाइनली पहाड़ों को छोड़ के प्लेन एरिया पे आती है गंगा नदी। फिर हरिद्वार से ये एंट्री मारती है। हरिद्वार कहां पड़ता है भैया? हरिद्वार से ये एंट्री मारती है यूपी के अंदर, और हरिद्वार से यूपी के अंदर एंट्री मारते 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 पहुंचती इलाहाबाद, जिसे आजकल हम बोलते हैं प्रयागराज।
प्रयागराज में जब ये पहुंचती है तो अपनी ये बेस्ट सहेली जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना से मिलती है। फिर बोलती है यमुना तू भी मेरे साथ चल। फिर ये यमुना को साथ लेके चली आती है। यूपी में ही इसे अपनी नेपाली दोस्तें मिलती हैं जो नेपाल से आ रही होती हैं, नेपाल हिमालयन रीजन से आ रही होती हैं। अच्छा, ये दोस्तें बड़ी टैंट्रम वाली हैं। नेपाली दोस्तें जो है इसकी वो बहुत गुस्सा गुस्सा करती हैं। गंडक हो गई, घाघरा हो गई, कोसी हो गई, ये जो हिमालयन नेपाली हिमालयन नदियां हैं जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ना बहुत गुस्सा करती है। ये नॉर्थ वाले एरिया में ना, चाहे हमारा यूपी हो चाहे नेपाल हो, वहां पे बहुत बाढ़ आती है इनकी वजह से। पर कोई नहीं, गंगा की अच्छी दोस्त है। तो गंगा ने अभी अपनी कौन कौन सी दोस्त पकड़ी भैया? सबसे पहले देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल ली, बोली तू भी साथ चल। फिर हरिद्वार में आ गई प्लेन एरिया पे। फिर प्रयागराज में आ गई, यमुना से मिल ली, यमुना को बोला तू भी साथ चल। उसके बाद यूपी में ही गंडक, कोसी और घाघरा से मिल ली, बोली तुम लोग भी साथ चलो। और अब इसके आने वाला है। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नेसेसरी इविल बोला हुआ है। घाघरा, गंडक और कोसी को नेसेसरी इविल, मतलब कि वैसे तो ये नदियां इतना हड़कंप मचाती हैं कि इन्हें इविल बोल सकते हो, लेकिन नेसेसरी इसलिए होती है क्योंकि वो जो पूरा एरिया है आपका यूपी वाला, अर्बन ऊपर वाला, नॉर्थ यूपी वाला या फिर नेपाल वाला, वो पूरा फर्टाइल ही इन्हीं की वजह से हो पाता है। सो दे आर वेरी नेसेसरी बट दे आर ऑल्सो लिटिल बिट इविल। बट एनीवे, गंगा, अभी ये तो सारी इसकी नॉर्थ इंडिया की दोस्तें थी। गंगा की साउथ इंडिया की दोस्तें भी हैं। इसकी साउथ इंडिया की जो दोस्तें हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो थोड़ी छोटी है लेंथ में, पर है बड़ी सारी। चंबल है, बेतवा है, सोन है, इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन गंगा को ये भी बहुत पसंद है। अब इलाहाबाद में जब गंगा आई और गंगा का संगम हुआ किसके साथ? यमुना के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वहां से गंगा जो है ईस्ट की डायरेक्शन पकड़ती है और यूपी से सीधे वेस्ट बंगाल को देखती हुई निकल जाती है। ठीक है, पहले भैया उत्तराखंड से आई, उत्तराखंड से यूपी आई, यूपी से कहां जा रही है? वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है। अब वो वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है। वेस्ट बंगाल में एक एरिया है फरक्का। फरक्का जो है गंगा का डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है हमारे इंडिया में। फरक्का जाती है वेस्ट बंगाल में और फरक्का से बोलती है कि यार एक काम करते हैं, आधा इंडिया में चले जाते हैं, आधा बांग्लादेश में चले जाते हैं। एक्चुअली आधा नहीं, गंगा फरक्का से बांग्लादेश की तरफ जो मेजॉरिटी पानी होता है गंगा का, वो बांग्लादेश की तरफ निकल जाता है। हमारे इंडिया में गंगा की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है, बांग्लादेश में मेन ब्रांच चली जाती है गंगा की। अब हमारे देश में आई, बे ऑफ बंगाल में आई, बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए, तब उसे बोला जाता है बच्चा भागीरथी हुगली। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा भी बनाती है बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा। और गंगा की जो हमारी लेंथ है, जो इंडिया की लेंथ है, वो है 2500 किलोमीटर। और गंगा और इंडस के बीच का जो आपका ये है वाटर डिवाइड, वो आपको पहले बता ही चुकी हूँ, अंबाला बोलते हैं उसे। लेकिन ये तो इंडिया की बात हो गई, बांग्लादेश वाला भी हमारा सिलेबस में है। तो गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पे ब्रह्मपुत्रा भी आई हुई होती है पहाड़ों से। हमारे इंडिया में से निकल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा भी पहुंची है, गंगा भी पहुंची है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का संगम होता है और एक वो मिलके इकलौती नदी बनाते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश में मेघना नदी। तो गंगा ने क्या क्या किया, जल्दी से रिकैप करें। गंगा निकली गंगोत्री से, गंगा को बोलते थे तब भागीरथी, निकनेम था गंगा का भागीरथी। देवप्रयाग पहुंची, सहेली से मिली, अलकनंदा साथ लेके निकल ली। इलाहाबाद पहुंची, यमुना बेस्ट फ्रेंड साथ लेके निकल ली। फिर इसकी और भी नेपाली दोस्तें मिल गई 3। फिर ये गई अपनी साउथ की दोस्तों से मिल गई, बेतवा, सोन, चंबल, है ना। इनके पास बहुत पानी नहीं था लेकिन गंगा इनको भी साथ में लेके निकल गई। फिर गंगा गई आपकी वेस्ट बंगाल की तरफ, फरक्का पहुंची, फरक्का से मेन वाटर चला गया बांग्लादेश में और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर था वो आ गया बे ऑफ बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल में तब इसे भागीरथी हुगली बोलते हैं, जहां सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जहां पे आपको सुंदरी नाम के पेड़ मिलते हैं और आपको मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरी नाम के पेड़ों की वजह से वहां का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। लेकिन मेन जो पानी था वो तो इसका बांग्लादेश गया, वहां पे ब्रह्मपुत्रा भी आई हुई थी। इसने बोला चल हम दोनों हाथ मिला के अपना नाम जो है मेघना रख लेते हैं। फिर ये मेघना बन जाती है, ये भी फाइनली बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है, ये भी फाइनली बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है, लेकिन ये बांग्लादेश में से जा रही है और ये जो हमारे इंडिया में से जा रही है। ठीक है, दिस इज योर गंगा रिवर। नाउ थर्ड रिवर इन आवर सिलेबस इज बच्चा ब्रह्मपुत्रा नदी, द क्वेश्चन मार्क रिवर। व्हाई एम आई कॉलिंग इट क्वेश्चन मार्क? क्योंकि अगर आप इसका चैनल देखोगे इंडिया में तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क ही दिखता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी पहाड़ों में से निकलती है, तिब्बत में से निकलती है, मानसरोवर से थोड़ा सा ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे आप, इंडस के आसपास, वहीं से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा की लेंथ भी बहुत लंबी है। अब ब्रह्मपुत्रा मोस्टली जो है इंडिया से आउटसाइड फ्लो करती है, या तो हिमालयस में फ्लो कर रही होती है जो इंडिया का हिस्सा नहीं है वो वाले हिमालयस, या फिर आपका बांग्लादेश में फ्लो कर रही होती है, तो इंडिया में इसका पानी कम आता है। तो ये निकली आपकी तिब्बत से बच्चा, ये रहा आपका तिब्बत, है ना, ये रहा तिब्बत। और तिब्बत से जब ये निकलती है तो इसे सांपो बोलते हैं। और ये यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन में गई,
जा रही होती है, जा रही होती है, जा रही होती है, पता नहीं अचानक इसके दिमाग में क्या आता है, यू टर्न मारती है, बहुत शार्प यू टर्न मारती है और इंडिया में एंट्री ले लेती है। ठीक है, अच्छा खासा ईस्ट के डायरेक्शन में सीधा जा रही थी, कुछ तो आया दिमाग में, यू टर्न मारा इसने और इंडिया में ले ली एंट्री। सो ये ईस्टवर्ड फ्लो कर रही होती है हिमालय के पैरेलल, फिर ये नमचा बरवा नाम के एक पॉइंट पे पहुंचती है, वहां से मारती है एक शार्प यू टर्न और इंडिया में एंटर कर लेती है। अब ये इतना शार्प यू टर्न मारती है कि पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से पतले से गॉर्ज में से निकलती हुई आती है, संकरी सा गॉर्ज। अब ब्रह्मपुत्रा में बहुत सारा पानी है, अब गॉर्ज है पतला, तो जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ऑलरेडी इसका फ्लो और ऑलरेडी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और रेनी सीजन में तो ब्रह्मपुत्रा को देख के रूह कांप जाए, इतना पानी होता है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये नमचा बरवा से इंडिया में एंटर करती है, तब उसे अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है बच्चा, दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। तब इसे अपनी दोस्तें मिल जाती है, ये हिमालय की दोस्तें मिल जाती हैं। इसे मिलती है दिबांग, ये रहा आपका दिबांग ट्रिब्यूटरी, इसे मिलती है लोहित, और इसे और भी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते थे दिहांग बच्चा, और दिहांग को मिल जाती है दिबांग और लोहित, और ये आगे चली जाती है असम में। जब ये असम में पहुंचती है तो इसका नामकरण होता है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का क्या रहा अभी तक का स्केड्यूल भैया, पहले निकली वो मानसरोवर के पास में से, ईस्ट की डायरेक्शन में गई, चल रही थी पैरेलल टू हिमालय, पता नहीं दिमाग में क्या आया, यू टर्न मारा शार्प गॉर्ज में से, नमचा बरवा वाले एरिया में से, और घुस गए अरुणाचल प्रदेश में। तब इसे हम बोलते हैं दिहांग। दिहांग को मिल गई दो दोस्तें, दिबांग और लोहित, और ये गई आसाम में, जहां इसे बोला गया ब्रह्मपुत्रा। तो तिब्बत में ये जो नदी होती है ना, तिब्बत से ये निकलती है, जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसमें थोड़ा कम पानी होता है और अपने साथ कम मिट्टी बहा के ला रही होती है। लेकिन जब ये इंडिया में आती है तो क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया से आती है और बहुत गुस्से में आती है और बहुत स्पीड में आती है, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लेके आती है। हमारे अरुणाचल वाले एरिया में बारिश भी बहुत होती है, तो बारिशों के दिनों में इसका पानी का लेवल और भी बहुत बढ़ जाता है, और ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेके आ रही होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी बाढ़ आती है, हर साल बारिशों के टाइम पे असम में, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आती है, और जब वहां पे बाढ़ आती है ना, तो उनका पानी जो होता है वो बहुत मडी होता है। मडी का मतलब मटमैला पानी होता है। कभी देखना गूगल करके फोटोज। क्यों होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में पहाड़ों से बहुत सारी मिट्टी लेके आ रही होती है। ठीक है, एनीवे इंडिया में आई काफी पानी के साथ, काफी गुस्से में। अब जहां भी ये जाती है असम में, वहां ब्रेडेड चैनल्स बना के जाती है, मतलब असम में कुछ ऐसा फ्लो कर रही होती है, लहराते लहराते फ्लो कर रही होती है, ब्रेडेड चैनल्स बना रही होती है, और ये बना रही होती है रिवराइन आइलैंड्स। भैया आइलैंड किसी से भी बन सकता है, लेक से भी बन सकता है, समुद्र से भी बन सकता है, रिवर से भी बन सकता है। व्हाट इज एन आइलैंड, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब अगर वो नदी बना रही है तो रिवराइन आइलैंड, सी बना रहा है तो सी आइलैंड, ओशन बना रहा है तो ओशन आइलैंड, राइट। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवराइन आइलैंड्स बनाती है बहुत सारे। इसमें से एक आइलैंड है मजूली बच्चा, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इनहैबिटिंग आइलैंड में से आता है, रिवराइन आइलैंड में आता है, मतलब कि सबसे बड़ा नदी से बनाया हुआ ऐसा आइलैंड जिसमें लोग एक्चुअली में रहते हैं। सो ऑल थैंक्स टू ब्रह्मपुत्रा, राइट। अब रेनफॉल के टाइम में इसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और ये अपने चैनल्स बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती है। इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है, लेकिन इसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत फर्टाइल भी रहता है, तो हम इसे प्यार भी करते हैं और हम इस पर गुस्सा भी करते हैं जब ये बाढ़ लेके आती है। सो दिस इज आर ब्रह्मपुत्रा। बच्चा ब्रह्मपुत्रा में से सबसे ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मपुत्रा कौन से पॉइंट से आती है, ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसकी कौन सी दोस्तें हैं, आसाम में जाके इसे किस नाम से बुलाते हैं, ये सारे क्वेश्चन ब्रह्मपुत्रा से बनते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा को 1 मार्क के हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट इज पेनिनसुलर नदियां। पेनिनसुलर नदियां मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं। अब इसमें से देखो 2 नदियां हैं बच्चा जो अपने आप को कहां पे ड्रेन कर रही हैं, अपने आप को बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है। एक है आपका नर्मदा और एक है आपकी तापी। अभी हिमालयन नदियों में से कौन सी नदी थी जो अपने आप को अरेबियन सी में ड्रेन कर रही थी, इंडस। इंडस के अलावा आपके सिलेबस में 2 ही और नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो अपने आप को अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, वरना बाकी सारी नदियां अपने आप को किस में कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ते हो कि वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ एक जेंटल स्लोप है, तो पानी ऑब्वियसली भागता हुआ किस तरफ आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है। ठीक है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, जो सिलेबस में भी नहीं है, वो सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। चलो पहली हमारी नदी है सिलेबस में नर्मदा नदी, वन ऑफ द लार्जेस्ट नदियां दैट वी हैव इन इंडिया, स्पेशली इन साउथ इंडिया। नर्मदा नदी जो है 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक है आपका मध्य प्रदेश जहां से निकलती है और फ्लो करती है, और दूसरा है आपका गुजरात, और फिर गुजरात से ये चली जाती है अरेबियन सी में। कहां चली जाती है, अरेबियन सी में, राइट। सो रुको पेन का कलर चेंज कर लूं।
ठीक है, तो ये निकलती है बच्चा मध्य प्रदेश में हिल्स वाले एरिया से, अमरकंटक नाम की हिल्स है, वहां से इसका फ्लो शुरू होता है, फिर ये वहां से वेस्ट डायरेक्शन लेती है। आप देखो ना, अमरकंटक से निकली, अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन ले ली इसने, बहती हुई गई, पूरे मध्य प्रदेश के बीचों बीच में से निकलती हुई जाती है। नर्मदा की वजह से हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं, जैसे कि मार्बल रॉक्स जो जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर के पास है थोड़ा सा, और धुआधर फॉल्स, ये भी हमारी नर्मदा बनाती हुई जाती है, तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा टूरिस्ट पॉइंट है एमपी का, ऑल थैंक्स टू हमारी नर्मदा। फिर नर्मदा वेस्ट की तरफ जाते 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 फाइनली कहां एंटर कर जाती है, आपका उसमें गुजरात में एंटर कर जाती है। और आपको पता भी होगा गुजरात में इसके ऊपर साबरमती आश्रम सरदार सरोवर डैम भी बना था इसी के ऊपर गुजरात में, जिसमें बहुत बवाल भी हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी बना था, जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ठीक है। सो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको मध्य प्रदेश में भी बहुत ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, तवा है आपकी, यहाँ से कोलर दिख रही है, बहुत छोटी छोटी, देनवई है, लेकिन छोटा तवा है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली आपके सिलेबस में नहीं दी हुई हैं, बट हाँ नर्मदा की भी बहुत दोस्तें हैं जो उसे ज्वाइन करती हैं, और मोस्टली जो नदियां हैं वो ज्वाइन करती है 90 डिग्रीज पे। आप देखो यहाँ पे, आपको ध्यान से दिखेगा, ये नदी जो है यहाँ पे क्या बना रही है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री बना रही है, यहाँ पे 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन रहा है। तो एक तरीके से सारी नदियां, दिस इज अ नेचर कॉल, कि नर्मदा की सारी दोस्तें उसे 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं। फाइनली ये जाके गुजरात से अपने आप को कहां डाल लेती है, अरेबियन सी में डाल लेती है। एंड दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट नर्मदा। तो नर्मदा का क्या पढ़ा हमने, अमरकंटक हिल से निकली, एमपी के वेस्ट की डायरेक्शन पकड़ी, सुंदर सुंदर जगहें बनाई, गुजरात में एंटर हुई, फिर गुजरात को क्रॉस करते हुए बह गई अरेबियन सी के अंदर। नाउ सेकंड इज, इसी की दोस्त जो इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, बिल्कुल इसकी नकल उतारती है, लेकिन इससे लेंथ में थोड़ी छोटी है, जिसका नाम है तापी नदी। तापी नदी भी आपका मध्य प्रदेश में से निकलती है, मध्य प्रदेश की एक बहुत सुंदर सी डिस्ट्रिक्ट है बेतुल, बेतुल से निकलती है ये, वहां पे सतपुरा माउंटेन्स जो आप फिजिकल फीचर्स में पढ़ते हो उसकी थोड़ी सी श्रृंखला वहां पे देखने को मिलती है। तो बेतुल के सतपुरा में से निकलती है आपकी तापी नदी, बिल्कुल पैरेलल चलती है नर्मदा नदी के, लेकिन नर्मदा नदी 2 ही स्टेट्स में जा रही है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तापी हमारी 3 स्टेट्स में जाती है बच्चा, तापी मध्य प्रदेश में भी जाती है, महाराष्ट्र, एमएच का मतलब महाराष्ट्र में भी जाती है, और गुजरात में भी जाती है। नर्मदा की तरह ये भी खुद को अरेबियन सी में ड्रेन करती है, और नर्मदा और तापी 2 ही नदी हैं आपके सिलेबस में जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, मतलब कि अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रही है, ना कि ईस्ट की तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रही हैं। सो दिस इज योर तापी नदी, इफ यू कैन सी दिस इज योर एंटायर तापी नदी। आप देख रहे हो तापी नदी की भी बहुत छोटी छोटी दोस्तें हैं, अमरावती है, बुर्रे है, अरुणावती है, पंजारा है, बोरी है, मौसम है, लेकिन अगेन नथिंग सो बिग दैट वी हैव मेंशन्ड इट इन एनसीईआरटी। बट डोंट इमेजिन कि कोई भी नदी सिंगल बह रही है, सबकी दोस्तें हैं भैया, सबका बढ़िया फ्रेंड सर्कल है। ओके, नेक्स्ट नदी, नेक्स्ट गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लेंथ बहुत लंबी होती है, 1500 किलोमीटर की लंबी नदी है ये, इतनी लंबी है और इतनी जरूरी है हमारे पेनिनसुलर इंडिया के लिए कि इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। जैसे गंगा हमारे लिए बहुत फर्टिलिटी लेके आती है और बहुत जरूरी है, वैसे ही आपकी दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब गोदावरी जो है ये कहां से निकलती है भैया, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में से निकलती है। नासिक के ऑरेंजेस बड़े फेमस है ना, अंगूर बड़े फेमस है, वाइन बड़ी फेमस है, वही नासिक डिस्ट्रिक्ट हमारी महाराष्ट्र की, वही के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स में से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी 1500 किलोमीटर लंबी है, तो महाराष्ट्र को तो कवर करती ही करती है, उसके बाद ये बाकी एरियाज में भी जा रही है। देखो यहां से निकली गोदावरी, हाँ यहां से निकली गोदावरी, और गोदावरी ने फाइनली खुद को ड्रेन किया किसमें, बे ऑफ बंगाल में। तो पूरा का पूरा ईस्ट डायरेक्शन में, पूरा अक्रॉस द इंडिया ये होके निकलती है, वेस्टर्न घाट से लेके ईस्टर्न घाट तक पूरी लंबी सी नदी है। इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज ठीक ठाक लंबी हैं, स्पेशली इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज बहुत लंबी हैं बच्चा। ये देखो पेन गंगा आपको दिख भी रही होगी, पेन गंगा इज सो लॉन्ग, ये आपको वर्धा भी दिख रही होगी, वर्धा इज ऑल्सो सो लॉन्ग, और एक है आपकी मंजरा, मंजरा दिख रही है यहाँ पे, हाँ ये रही मंजरा, मंजरा इज ऑल्सो सो लॉन्ग। तो ये 3 नदियां, इसकी 3 दोस्तें जो हैं बहुत लंबी हैं। बाकी वैन गंगा है, वैन गंगा, पेन गंगा और मंजरा, वैन गंगा, ये देखो ये कितनी लंबी है, वैन गंगा, पेन गंगा और मंजरा, ये तीनों लंबी हैं। बाकी आपकी पूर्णा, वर्धा और प्रणहिता छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये सारे अपना पानी गोदावरी में डालती हैं, तो इसीलिए गोदावरी का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए गोदावरी पूरा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करके ईस्टर्न घाट से खुद को होते हुए ड्रेन कर पाती है बे ऑफ बंगाल में।
चलो नेक्स्ट नदी इज आपकी महानदी बच्चा, महानदी। तो ऑब्वियसली ये भी काफी लंबी नदियों में आती है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में से निकलती है, पहाड़ों का मतलब हाईलैंड, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में से निकलती है। बेसिन जो है इसका आपको 4 स्टेट्स में दिखता है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इसकी भी बहुत सारी दोस्तें हैं, इसलिए आपको महाराष्ट्र वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो उड़ीसा की बात करें तो ये उड़ीसा ही दिखाया है बच्चा, लेकिन ये निकलती छत्तीसगढ़ से, यहाँ पीछे से आ रही है, फिर ये इस टाइप का ऑलमोस्ट सीधा रूट लेके ये आपका निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में, और जहां ये अपने आप को ड्रेन करती है वहां पे एक बहुत बड़ा सा डेल्टा भी बनाती है, और उस डेल्टा के पास हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेशनल पोर्ट भी है, इंटरनेशनल पोर्ट, यहाँ से इंटरनेशनली शिप्स जाती हैं, पारादीप नाम का। बहुत सारा आयरन जो हमारे देश का एक्सपोर्ट होता है पारादीप से, तो वो पोर्ट कहाँ पे है, महानदी और बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल जंक्शन पे, डेल्टा पे बना हुआ है। सो दिस इज योर महानदी, 860 किलोमीटर लंबी है। बहुत ही कम नदियों की लेंथ आपके सिलेबस में है, जैसे दक्षिण गंगा की है, महानदी की है, तो जिन जिन की लेंथ मेंशन की हुई है उन उनकी लेंथ आपको याद करनी पड़ेगी बच्चा, क्योंकि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में आएगा फिर भी सही है, हमें पता है कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा लंबी है, कौन सी नदी सबसे कम लंबी है, लेकिन एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन आपके स्कूल में आ गया कि बताओ भाई लेंथ बताओ महानदी की, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड 860 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र में से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से निकलती होती है, दक्षिण गंगा जितनी ही ऑलमोस्ट इसकी लेंथ है, बस 100 किलोमीटर कम। तो पूरा देख रहे हो वेस्टर्न घाट से लेके ईस्टर्न घाट तक ये भी जा रही है अक्रॉस द कंट्री। तो दिस इज 1400 किलोमीटर लॉन्ग, महाबलेश्वर में से निकली, जहां की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस है, वहां से निकली, बे ऑफ बंगाल में खुद को ड्रेन किया इसने, और इसका आप बेसिन खुद ही देख सकते हो कि महाराष्ट्र को भी कवर कर रही है, कर्नाटका को भी कवर कर रही है, तेलंगाना से भी निकली, आंध्र को भी टच किया, और फिर फाइनली गई आपकी बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश लिखा है, लेकिन 2014 में ही अभी तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश में से निकल के, तो तेलंगाना को भी ये टच करती है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका तेलंगाना में जाता है, लेकिन जाता है। तो बेसिन इसका है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसकी भी बहुत सारी दोस्तें हैं, कुछ जो फेमस दोस्तें हैं उसकी, उनका बहुत ही क्यूट क्यूट सा नाम है तुंगभद्रा, एक बहुत ही फेमस नदी है, इसके ऊपर डैम भी है तुंगभद्रा नाम का। कोयना नदी है, मूसी है, भीमा है, बिल्कुल लड़कों वाले नाम है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना। तो इसके सारे मेल फ्रेंड्स जो हैं आपकी कृष्णा को ज्वाइन करके कहाँ पहुंचते हैं, बे ऑफ बंगाल में पहुंचते हैं। दीज आर ट्रिब्यूटरीज। ओके, नेक्स्ट इज कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है वेस्टर्न घाट से, अगेन ब्रह्मगिरी वाले एरिया से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकल के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, 760 किलोमीटर ही है। ट्रिब्यूटरीज इसकी भी बड़ी प्यारी प्यारी हैं, सारी लड़कियों वाले नाम है इनके, कबिनी है, अमरावती है, हिमावती है, भवानी है, बिल्कुल लड़कियों वाले नाम है। तो इसकी सारी सहेलियां ऐसे मिलती हैं, और ये आपका देख रहे हो कर्नाटका में भी है और तमिलनाडु में भी है, राइट। वेस्टर्न घाट से निकली कर्नाटका से लेके तमिलनाडु तक, और इसका बेसिन केरला में भी थोड़ा सा जाता है। कैसे जाता है बच्चा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो केरला में भी आती हैं। तो बेसिन में हमेशा सिर्फ मेन नदी नहीं आती है, बेसिन में आपकी छोटी छोटी नदियां भी आती है। सो अभी आपको यहाँ देखने में लग रहा होगा कि केरला में कहाँ ही जा रही है, बट इसकी ट्रिब्यूटरीज केरला से भी आती हैं। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये है आपकी कावेरी नदी। और फिर फाइनली जाके ये तमिलनाडु का ये जो नोज वाला एरिया है ना, इस नोज में से ये निकल के कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। नाउ योर रिवर्स आर ऑल ओवर। रिवर्स के बाद भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे चैप्टर में फ्रेश वाटर लेक्स का, लेक्स की इंपॉर्टेंस, लेक्स कैसी होती हैं, वो सब भी सिलेबस में है। तो पहले मैं आपको बता दूं, पानी के ऊपर डिपेंड करेगा कि लेक को फ्रेश वाटर बोलोगे कि ब्रैकिश बोलोगे। ब्रैकिश मतलब होता है खारा पानी, यानी कि जो समुद्र से बनी हुई लेक होती हैं वो मोस्टली ब्रैकिश वाटर होती है। लेकिन फ्रेश वाटर लेक्स आपको मोस्टली पहाड़ों पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर आपको पता है कि ग्लेशियर्स में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, या रेनफॉल वाटर में पाया जाता है। तो इसीलिए ग्लेशियर से जो लेक्स बनती है वो मोस्टली क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है। जैसे कश्मीर की जो वुलर लेक है, WULLAR, वुलर लेक, वो आपकी क्या है, देश की एक सुंदर सी फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि वो ग्लेशियर से बनी हुई है और वो पहाड़ों पे, राइट। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। यू गॉट द पॉइंट। क्यों हिमालय में पाई जाती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर से बनी होती हैं और उनका स्नो मेल्ट हो के उनका पानी बनता है, और स्नो का जो पानी होता है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो वुलर लेक है, this is a result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. Tectonic activity का मतलब अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके एक्टिविटी की वजह से बीच में एक छेद हुआ था, और उस छेद में बारिश का पानी भरता गया, स्नो का पानी मेल्ट होके भरता गया, और बन गई आपकी वुलर
लेक। और भी देश में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, मोस्टली कहाँ पे मिलती हैं आपको, पहाड़ों पे ही मिलती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, जैसे कि भीमताल है, नैनीताल है, लोकताल है, बरापनी है और डल लेक है। डल लेक कश्मीर में है, श्रीनगर में है, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है, लोकतक और बारापानी भी आपकी हिमालयाज में है। भीमताल और नैनीताल के पास वहां पे 7 लेक्स हैं, नौकुचिया ताल भी है, बहुत सारी लेक्स हैं, बट ये आपकी मेन बड़ी लेक्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल फ्रेश वाटर। आर्टिफिशियल लेक्स की बात करें तो आर्टिफिशियल लेक्स भी हमारे इंडिया में बहुत हैं, जिनका पानी फ्रेश वाटर भी है और ब्रैकिश भी है। मतलब आर्टिफिशियल लेक का मतलब है ह्यूमन बींग्स ने जो लेक खुद से बनाई है, तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पानी डालना चाहते हो, फ्रेश वाटर की आपका ब्रैकिश वाटर। द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। होता क्या बच्चा, जब हम डैम बना रहे होते हैं, वैसे तो सिलेबस में नहीं है बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो बता देती हूँ, नदी बह रही होती है, डैम क्या होता है, नदी के अक्रॉस हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे हम नदी के पानी को कंट्रोल करते हैं। तो नदी का पानी जो नेचुरली बहता है उसे हम एक एरिया में कंपाउंड कर लेते हैं, एक एरिया में रोक लेते हैं, इस एरिया को बोलते हैं रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। अब हम नदी की डायरेक्शन, पानी की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, नदी के पानी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, नदी के पानी के साथ अगर पावर जनरेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है या उसे टूरिज्म पर्पस के लिए यूज करना है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो रिजर्वॉयर बना के हम क्या करते हैं, नदी के नेचुरल फ्लो को रोक लेते हैं। फिर यहाँ डैम के आगे स्पिलवेज होते हैं जहां से पानी बहता है, उससे हम स्पीड, डायरेक्शन, उसका पर्पस सब कुछ कंट्रोल करते हैं। दिस इज हाउ अ डैम फंक्शंस। नाउ व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि कई कई नदियों पे कई कई डैम्स इतने बड़े बने हैं, उनके रिजर्वॉयर इतने बड़े बने हैं कि वो रिजर्वॉयर एक तरीके की लेक बन चुके हैं। जैसे भाखड़ा नांगल डैम, नांगल डैम का जो रिजर्वॉयर है, इट इज सो बिग एंड आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ सीइंग इट। मेरे पापा की हिमाचल में जॉब थी बचपन में जब मैं छोटी थी, और वो मुझे लेके गए थे भाखड़ा नांगल डैम, मेरी और मेरी सिस्टर को, एंड आई एम नॉट किडिंग, इट इज सच अ ब्यूटिफुल डैम। बिल्कुल ग्रीन ब्लू कलर का पानी दिखता है, ऐसा कलर आपने कहीं दुनिया में देखा ही नहीं होगा। और वो इतना बड़ा रिजर्वॉयर है कि एक्चुअली में उसे लेक बोल दिया गया है अब। इट इज नोन एज गुरु गोविंद सागर लेक। और वो क्या है? इट इज एक्चुअली अ रिजर्वॉयर ऑफ भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट। सो इस तरीके के आर्टिफिशियल लेक्स भी हम लोग बनाते हैं। ये क्या हुआ? हाँ, और लेक्स हमारे लिए जरूरी क्यों होती है, नदियां क्यों जरूरी है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। समंदर क्यों जरूरी है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। पर क्या लेक्स भी हमारे लिए जरूरी हैं? ऑब्वियसली हमारे लिए लेक जरूरी है। कई लेक्स हैं जिनका पानी इतना खारा है कि उसमें से हम नमक बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान की सांबर लेक। कई नदियां हैं जिनका पानी इतना फ्रेश वाटर है कि घरों के डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि वुलर लेक, राइट, डल लेक। सो लेक का पानी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस पर्पस में लाएंगे। लेकिन उसके अलावा लेक जो है एक नदी के फ्लो को रेगुलेट करती है। एक नदी का पानी कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, उसके आसपास जो लेक मिलती है वो उसके फ्लो को भी डिसाइड करती है। जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो लेक बन जाती है, कहीं ना कहीं किसी एरिया में गड्ढा होके वहां पे लेक बन जाती है, और उससे क्या होता है कि बाढ़ का पानी गांव को और शहरों को बर्बाद करने से बच जाता है। तो जहां पे लेक्स होती है वहां पे बाढ़ कम आती है, क्योंकि पानी जो है लेक अपने अंदर समा लेती है। लेक का एरिया हमेशा इतना बड़ा होता है कि पानी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आई है तो ऑब्वियसली शहरों में जाएगा ही, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी लेक के अंदर आ जाता है। तो इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्राई सीजन में लेक का जो पानी है उससे हम खेती वेती भी कर सकते हैं। लेक्स को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम की जो लेक है आपकी गुरु गोविंद सागर वाली लेक, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? जब आप पानी से बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली बनाने को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। जहां पे आपको लेक मिलेगी वहां पे आप हमेशा देखोगे कि वहां का टेम्परेचर बाकी शहर के टेम्परेचर से, गांव के टेम्परेचर से 4-5 डिग्री हमेशा कम ही मिलेगा। तो लेक के आसपास ठंडक होती है, ठंडक का माहौल होता है, अच्छा टूरिज्म हो जाता है, अच्छा क्लाइमेट हो जाता है। Then lakes maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty. Obviously aquatic ecosystem होता है, लेक के अंदर भी बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो वहां पे भी aquatic ecosystem होता है। फ्रेश वाटर लेक में फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स होते हैं और ब्रैकिश वाटर में ब्रैकिश वाटर वाले एनिमल्स होते हैं, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम सस्टेन करती है आपका लेक एक्वाटिक इकोसिस्टम। और साथ में लेक से नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ती है। आप कहीं पे भी जाओ जहाँ पे लेक होगी वहां पे एक टूरिस्ट स्पॉट होगा ही होगा, क्योंकि लोगों को वो नेचुरल ब्यूटी मिलती है जो उनको यूजुअली शहर के कॉन्क्रीट जंगल में देखने को नहीं मिलती है। दे हेल्प डेवलप टूरिज्म। जहां पे भी लेक होती है वहां पे लोग रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, तो रिक्रिएशन भी मिल जाता है, टूरिज्म भी मिल जाता है, ठीक है। देन वी हैव रिवर। So the last topic of the chapter is river बच्चा।
रिवर हैव बीन फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। आज की बात नहीं है, रिवर्स हमारी दुनिया में एक्चुअली हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। आपको मैं बता दूं 70% अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन इस 7% में से सिर्फ 1% पानी है जो फ्रेश वाटर है। अब इसी 1% पानी में आज की जनरेशन और कल की आने वाली पूरी दुनिया की जनरेशन को पानी बटोरना है। सो वी हैव वेरी लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल एज ह्यूमन बीइंग एज अ स्पीसीज। लेकिन इस 1% फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स क्या है? सबसे मेन सोर्स है हमारी नदियां, राइट। तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। पहले की भी अगर आप सिविलाइजेशन देखोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सारी सिविलाइजेशन नदियों के पास होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो इंदु नदी के पास होती थी। तो नाइल रिवर इजिप्ट में हो, चाहे इंडस रिवर हो आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हर जगह हमने ओल्डर सिविलाइजेशंस देखी हैं, क्योंकि सबको समझ आ गया था भैया फ्रेश वाटर तो नदियों में से ही आ रहा है, तो पीने के लिए तो यही पानी चाहिए, तो वहीं पे लोग बस जाया करते थे, राइट। सो वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स जो हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के काम आता है। रिवर के जो बैंक्स होते हैं, यानी कि रिवर्स के जो किनारे होते हैं, एंशिएंट टाइम से लोगों को सेटलमेंट के लिए अट्रैक्ट करते आए हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशंस नदियों के बैंक्स पे ही बनी है, क्योंकि नदियों का पानी हम खेती करने के लिए भी लाते हैं, नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, और इनफैक्ट हम इसे पीने के पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो नदियां हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड एनीवे। फिर भी प्रॉब्लम ये है कि पानी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया जैसे देशों की जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां पे पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और पानी की डिमांड के साथ पानी की कमी भी होती जा रही है। क्यों भैया? पानी की कमी दो चीजों से होती है। एक तो जो पानी अवेलेबल है वो लोगों की मात्रा से कम है, मतलब लोग ज्यादा है, पानी कम अवेलेबल है। दूसरा, पानी जो अवेलेबल है वो गंदी क्वालिटी का अवेलेबल है। हमारे देश में दोनों ही प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पहले तो ओवर पॉपुलेशन है, तो उससे पानी की कमी है ऑलरेडी, और जो पानी अवेलेबल भी है वो भी हमारी इंडस्ट्रीज ने पोल्यूट कर रखा है। तो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घरों के पर्पज के लिए हमारे पास उतना पानी नहीं है जितना पानी हमारे पास होना चाहिए। मोर और मोर, और तो और हमने खेती को भी इतना मॉडर्नाइज कर दिया है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको भी हम पूरा सक करके अब खेती में लगा देते हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल भी धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। नदियां भी आप देखते हो धीरे धीरे बहुत सूखी हुई मिलती हैं, और जो थोड़ी बहुत नदियां बची भी हैं जिसमें अच्छा खासा पानी होता है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, उसे हमने नालों में तब्दील कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम घर का सारा कचरा उसी में फेंकते हैं, बिल्कुल अनट्रीट करके, बिल्कुल ट्रीट नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं, सीधे नदी में फेंक देते हैं। हम सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें फेंकते हैं, हम सारा ह्यूमन वेस्ट उसमें फेंकते हैं। हमारे पास इतनी भी मोहलत नहीं है कि हम थोड़ा सा उसे साफ करके नदी में डालें, नहीं, हम बिल्कुल का बिल्कुल प्लास्टिक से लेके ह्यूमन एक्सक्रीटा तक आपको सब कुछ इंडिया की नदियों में मिलेगा, जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है हमारी कंट्री में, ठीक है। सो इससे पानी की क्वालिटी भी खराब होती है बच्चा, और रिवर की जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है, भैया पानी जो है ना नदियों का बहता रहता है, जब पानी बहता रहता है तो वो खुद को क्लेंज करता रहता है, क्योंकि साफ पानी आता है, गंदा पानी समंदर में जाता है, साफ पानी आता है, गंदा पानी समंदर में जाता है। लेकिन हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन का रेट है ना, वो नदी की सेल्फ क्लेंजिंग रेट से कम है, सेल्फ क्लेंजिंग रेट से कम है। मतलब सोचो तुम खाना खाने बैठे हो और तुम्हारे पापा तुमको रोटी बना के खिला रहे हैं, जब तक तुम्हारी आधी रोटी खत्म नहीं हुई तब तक उन्होंने 3 रोटी और रख दी। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिस रेट से, जिस तेजी से तुम खा रहे हो, उससे ज्यादा तेजी से वो तुम्हें परोस रहे हैं, राइट। सिमिलरली जिस तेजी से नदियां खुद को क्लीन करने की कोशिश कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हम उन्हें पोल्यूट कर रहे हैं, और यही है मेन सोर्स हमारी प्रॉब्लम का। तो इससे क्या होगा? वाटर स्कैर्सिटी होगी, पानी की कमी होगी। ये देखो, अगर हम बर्बाद ना करें पानी को, तो एनसीईआरटी बोलती है दैट गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी अपने अंदर का कचरा, अपने अंदर का पोल्यूशन एसिमिलेट कर सकती है, खत्म कर सकती है विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ लार्ज सिटीज। अपने जितनी बड़ी शहरों से वो निकलती है, जैसे कि बनारस हो गया, जैसे कि हरिद्वार हो गया, उनके आसपास के 20 किलोमीटर तक के एरिया के कचरे को भी वो अपने अंदर समा सकती है, उसमें इतनी सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है। लेकिन गंगा की हालत हम कैसी देखते हैं? ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सप्लॉयटेशन का रेट उसकी क्लेंजिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। धीरे 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 नदियों के आसपास भी शहर बनने लग गए हैं, इंडस्ट्रीज बनने लग गई हैं, और वो सारा भी अपना कचरा आप नदियों में फेंक रही हैं, पोल्यूशन कर रही हैं। ह्यूमन लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत कचरा मचाया जाता है, और इंडस्ट्रीज तो मचाती है। देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नंबर 1 कॉज है वाटर पोल्यूशन का, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज भी कचरा मचाती हैं, एज यू कैन सी इन द फोटो। ना बच्चा,
यही सब ध्यान में रखते हुए हमारी देश की कुछ नदियों के लिए हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बना था, नेशनल क्लेंजिंग प्रोग्राम था जो कंट्री में इनिशिएट हुआ था और लॉन्च हुआ था। तब इसे जो है गंगा एक्शन प्लान बोला जाता था। जब ये बना था 1985 में तो सिर्फ गंगा नदी को ध्यान रखते हुए बना था, तो इसे तब गंगा एक्शन प्लान गैप बोलते थे। ये प्लान धीरे धीरे करके बाकी नदियों के लिए भी एक्सपैंड हो गया और अब इस प्लान को नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गंगा नदी नहीं आती है, बाकी नदियां भी आती है। तो 10 साल बाद 1985 में बना था गैप और 1995 में एक तब्दील हो गया था एनआरसीपी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी नदियां हैं, जो फ्रेश वाटर का सोर्स है, उसकी पानी की क्वालिटी को हम अच्छे से रख पाए, हमारे देश में फ्रेश वाटर सोर्स बिल्कुल बर्बाद ना हो, और हम चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के शहर हैं, गांव हैं, उनमें पोल्यूटेड पानी ना जाए और हमारी नदियां थोड़ी सी साफ सिचुएशन में रहें। तो ऑब्वियसली ये प्लान को जितना काम करना चाहिए था ये करता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी तेजी से गंदा करती है हमारी नदियों को कि ये प्लान भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सो दिस वॉज योर ड्रेनेज चैप्टर बच्चा, जिसमें हमने स्टार्ट किया वाटर डिवाइड और ड्रेनेज बेसिन पढ़ने से, एंड हमने खत्म किया रिवर की इंपॉर्टेंस पे और रिवर पोल्यूशन पे। सो अब हम करने वाले हैं इसके मैप्स और फिर मैं दूंगी आपको होमवर्क क्वेश्चंस। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम पाठक। इस चैनल पे आपको क्लास 9 की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स डू द मैप वर्क नाउ। सो हमारे सिलेबस में जो आपकी क्या है, जो डैम्स और नदियां हैं वो करा देती हूँ। दिस इज योर वुलर लेक बच्चा, ये मिलती है आपको कश्मीर में। दिस इज योर सांबर लेक, एक्चुअली सांबर लेक थोड़ी सी नीचे आएगी। दिस इज अ सॉल्ट वाटर लेक, इससे हम क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। इतनी बड़ी सी लेक है ये। दिस इज योर चिल्का लेक बच्चा, बहुत ही सुंदर सी एक चिल्का लेक है जो बिल्कुल महानदी के पास हमने अपने को देखने को मिलती है। दिस इज इन द स्टेट उड़ीसा। कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बिल्कुल टॉप पे आपको एक डॉट बनानी है, दैट इज कोलेरू लेक। दिस इज पुलिकट लेक बच्चा, पुलिकट लेक बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर के जस्ट ऊपर आपको बनानी है। दिस इज योर पुलिकट लेक। नाउ इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, क्योंकि एनसीईआरटी का मैप अक्सर समझ नहीं आता है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में आती है कि तमिलनाडु में आती है। आंध्र प्रदेश में आती है बच्चा। ये इसका पानी जो है चेन्नई तक भी जाता है, लेकिन ये आती है आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल तमिलनाडु के जस्ट ऊपर डॉट बनानी है आपको। अब चलो नदियों पे जाते हैं। ये हमारी सतलज नदी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देन दिस इज योर गंगा नदी बच्चा, राइट। दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत में से निकल के नमचाबरवा से इंडिया में एंट्री मार के फिर फाइनली बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है। दिस इज योर नर्मदा नदी, ये निकलती है एमपी से, और एमपी से निकल के किस में ट्रेन होती है, अरेबियन सी में। इसके पैरेलल आती है एक नदी जो छोटी छोटी है इससे, दैट इज योर तापी नदी, ये भी किस में, अरेबियन सी में ट्रेन होती है। दिस इज योर कृष्णा नदी बच्चा, कृष्णा नदी। एंड दिस इज योर महानदी। नाउ यहाँ पे होती है इंडस जो मानसरोवर के पास से निकल के यहाँ से गिलगित वाले एरिया से पाकिस्तान से होती हुई कराची में जाती है। क्योंकि वो इंडिया में ट्रेन नहीं करती है तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपका होमवर्क है कि आपको बनाना है मैप पे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का ड्रेनेज बेसिन आपको बना के देखना है। ये सारा भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन गोदावरी नदी भी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में ये 2 होमवर्क क्वेश्चन करके मुझे देने हैं कॉमेंट्स में आंसर। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है और कौन सा एरिया है, व्हाट इज द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम कॉल्ड, जो एक नदी का ड्रेनेज एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लाइमेट करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।